हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं, वो होती है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। अगर ये बताइए, मैंने आपसे कहा था पहले लेक्चर में कि कार्बन के बहुत सारे तत्व हैं। अगर मैं बोलूँ कि विश्व में सबसे ज़्यादा कार्बन के तत्व हैं तो ये गलत नहीं है बच्चों। कार्बन के यौगिक हैं तो ये गलत नहीं होता, तो नहीं यौगिक तो ये गलत नहीं होगा। अगर बात की जाए तो कार्बन के बच्चों 3 मिलियन, कितने 3 मिलियन यौगिक है। अभी तक हम लोगों को जितनी जानकारी है, हम ये नहीं, इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि पूरे ब्रह्मांड में कार्बन के 3 मिलियन यौगिक है। ये कहना पूरी तरीके से बिल्कुल क्या होगा बच्चों, पूरी तरीके से ये कहना गलत होगा। ठीक है, कहना ये पूरी तरीके से गलत होगा। हम ये अभी कह रहे हैं कि हमें जितना ज्ञात है कि अभी और भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन जितनी अभी तक हम लोगों को प्राप्त है उसके मुताबिक 3 मिलियन कार्बन के कुल यौगिक हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पर देखे अच्छा एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे याद आ गया, क्योंकि एक घटना से ये चीज़ मुझे याद आ गई। मैं एक न्यूज़, अगर आप लोग भी देखा होगा, तो एक नेता थे, उन्हें ट्रिलियन में कितने जीरो थे नहीं पता। ऐसे बहुत सारे बच्चों को भी मैंने बोला 3 मिलियन, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जिक्र कर दूंगा। पहले हम लोग लिख देते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। जिन्हें पता है अच्छी बात है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। ठीक है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। चलिए इसके बारे में हम लोग बात करने वाले। इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ, ये तो मैथ का ऐसा टॉपिक है, लेकिन क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या, अभी मैंने आपसे क्या बोला कि कार्बन के 3 मिलियन यौगिक होते हैं लगभग। अगर अपने नंबर सिस्टम बात की जाए नेशनल नंबर सिस्टम में, तो 30 लाख कार्बन के अभी तक जितने हम लोग ज्ञात हैं 30 लाख यौगिक हैं बच्चों। देखिए हम लोगों को कैसे पता लाख और मिलियन में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बच्चों, एक होता है नेशनल नंबर सिस्टम, जो हम लोग पढ़ते हैं अभी। ठीक है, कौन सा कि सर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर उसके बाद से लाख, फिर सर 10 लाख, फिर करोड़। ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ते जाते हैं। फिर 10 करोड़। ठीक है, फिर उसके बाद से ऐसे हम लोग आगे क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं बच्चों। यहाँ पे अब देखिए, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा सर नेशनल नंबर सिस्टम। अब आइए, अब एक होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये तो सबको पता था भैया, ये तो सबको पता था। अब देखिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हम ही लोग के नंबर सिस्टम की तरह है बच्चा, थोड़ा सा बस डिफरेंस है, जिससे कि हम लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। देखिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, देखिएगा इसमें हम लोग को क्या देखना है। इसमें भी देखिए हम लोग की तरह होता है वंस, ओ से 1 समझ जाइएगा बच्चा, वंस। टी से टेंस, वंस टेंस, फिर 100, फिर बच्चों TH से 1000, वंस, टेंस, 100, 1000। फिर जैसे हम लोग में होता है 10,000, इसको 10 नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ 10,000। अब देखिए हम लोग में क्या होता था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 के बाद से लाख। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता बच्चे, इसमें होगा 100,000। 100,000 के बाद से आएगा मिलियन। 100,000 के बाद से क्या आएगा, मिलियन। अगर हम लोग अपने में काउंट करें तो ये लाख हो जाता था। यहाँ पे 10,000 के बाद से लाख, तो 10 मिलियन। फिर क्या आता था 10 लाख, तो 1 मिलियन इक्वल टू बच्चों 10 लाख। फिर इसके बाद क्या होगा सर, मिलियन के बाद से 10 मिलियन। ठीक है, 10 मिलियन के बाद से, 10 मिलियन के बाद से बच्चों 100 मिलियन। 100 मिलियन के बाद से बिलियन, 1 बिलियन। फिर उसके बाद सर 10 बिलियन। फिर उसके बाद से सर 100 बिलियन। फिर उसके बाद से सर ट्रिलियन, फिर उसके बाद से सर 10 ट्रिलियन, फिर उसके बाद सर 1000
ट्रिलियन, इतनी सारी चीजें मतलब है। तो 5 ट्रिलियन पूछा गया था उनसे कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। तो मुंह जबानी तो देखिए थोड़ा सी आपको माइंड में थोड़ा सा टाइम तो सबके पास लगेगा कल इसको कैलकुलेट करने में, लेकिन उन्हें नहीं पता। तो आप लोग इन चीजों को देख लीजिए बच्चों, काम आती हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं कि किसी को कुछ नहीं पता है तो वो मूर्ख है या वो बेवकूफ है। अक्सर क्या होता है कि लोग छोटे छोटे प्रश्नों से लोगों को जज कर लेते हैं, बहुत गलत बात है। किसको सब पता है? आपको सब पता है, हमको सब पता है। बहुत ऐसी छोटी छोटी सी चीजें क्लास 1 2 वाली चीज जो हम लोगों को नहीं पता है, नहीं पता। मैं अगर आपसे क्लास 1 की, मैं खुद कह रहा हूं अपने आप को, LKG UKG 1 की ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम लोग को नहीं पता है। हमारी आदत क्या होनी चाहिए कि अगर हम देख रहे हैं किसी प्रश्न को तो उसको हमको पकड़ के जान लेना चाहिए, ये हमें आदत अपनी बनानी चाहिए। चलिए, और जो लोग जज करते हैं किसी छोटे छोटे से प्रश्न से, वो बहुत गलत बात होती है। जैसे कि मैंने आपको वो वीडियो बताया था जो नेताजी का था, बहुत वायरल किया गया था। मैं कह रहा हूँ पूरी, अगर भारत में सभी नेताओं से पूछ लीजिए, भारत के सभी लोगों से पूछ लीजिए, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई उतना किसी को याद थोड़ी ना है, उतना वो छोटी इतने बड़े बड़े वो काम कर रहे हैं, डेली बिजी रह रहे हैं, उनको छोटी छोटी बातें, लेकिन इसी पे लोग, इस चीज़ को आपको समझना है क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज, किसी एक प्रश्न पर, किसी एक सवाल पर हम किसी को जज नहीं कर सकते। चलिए, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, इसमें हम लोग बात करेंगे बच्चों कि कार्बन की, भैया अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सर 3 मिलियन जो यौगिक है वो है, तो 3 मिलियन यौगिक कैसे हैं? तो उसके कुछ अलग से गुण होंगे ना भाई, किसी तत्व के इतने क्यों नहीं है? तो वही हम पढ़ेंगे कि क्या ऐसा कार्बन के अंदर है जिसके कारण उसके इतने ज्यादा यौगिक हम लोगों को मिलते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे आप लोग और लिखेंगे श्रृंखलन। क्या? श्रृंखलन, यानी कि उसका श्रृंखला बनाना, श्रृंखलन लिख लीजिएगा। सबसे पहला क्या होगा सर? सबसे पहला होगा हमारा श्रृंखलन, लिख लीजिएगा। मैं समझाऊंगा, बस लिखना आप लोगों को खुद से है। चलिए, हम लोग बात करेंगे श्रृंखलन के बारे में। देखिए बच्चा, कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है, कह सकते हैं कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जो अपने खुद के दूसरे तत्व के साथ, जो अपने खुद के तत्व के साथ बंध बनाने के लिए मतलब वो कह सकते हैं आप अत्यधिक क्षमता रखता है, बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता रखता है। कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जो खुद के अपने तत्वों के साथ, सेम टू सेम तत्वों के साथ बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता रखता है। ठीक है, श्रृंखलन क्या होता है? खुद का खुद से संबंध बनाना। तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जो खुद का खुद से बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता रखता है बच्चों। ठीक है, कार्बन अत्यधिक क्षमता रखता है और अपने तत्वों के साथ, ठीक है, कार्बन अपने तत्वों के साथ क्या कहता है? बंध बनाने की क्षमता रखता है। और कार्बन अपने परमाणुओं के साथ, कार्बन अपने प्रकार के, अब कार्बन खुद के साथ, एक कार्बन अन्य कार्बन के साथ, ठीक है, लंबी, बहुत बड़ी, विस्तृत, खुली या बंद, दोनों प्रकार की श्रृंखला बनाने में सक्षम है। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जो खुद के तत्व के साथ बंध बनाने की अत्यधिक प्रवृत्ति रखता है, क्षमता रखता है, बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता रखता है। कार्बन खुद के तत्वों के साथ लंबी, विस्तृत, खुली एवं बंद, खुला भी बनाता है, बंद भी बनाता है। कार्बन लंबी, खुली एवं बंद दोनों प्रकार की श्रृंखला बनाता है। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। समझ रहे हैं? मतलब कार्बन एक ऐसा तत्व है जो खुद का खुद से बंध बनाने की क्षमता रखता है। बहुत सारे आप देखेंगे कार्बन की लंबी श्रृंखला, अभी हम लोग को पढ़ना है, उसका नाम भी लिखना है, जिसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, वो चीज़ आगे आएंगी। तो अभी हम पढ़ेंगे लंबी श्रृंखला बनाता है खुद के तत्व के साथ। सोचिए, तो इसका ये जो गुण है जो कि बंद और खुली दोनों प्रकार की श्रृंखला बनाता है, इसे हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। और इसके इस गुण के कारण भी बहुत ज्यादा कार्बन के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि एक गुण से ही इतने ज्यादा तत्व पाए जाएंगे, नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे गुण चाहिए, बहुत सारे, 3 गुण जो इसके अलग है जिसके कारण पाए जाते हैं। दूसरा लिखिएगा, कार्बन की चतुर संयुक्ता। कार्बन की जो हम लोग को पता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बन की क्या होती है सर? कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं। कार्बन की क्या होती हैं? कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं। जानते हैं, बार बार ये पैर में फंस जाता है जो गिरा रहता है। चलिए,
तो कार्बन, अरे यार, कार्बन की चतुर संयोजकता, चतुर्थ या कार्बन की 4 संयोजकता है, चतुर्थ, ठीक है। ये भी लिखना मुझे नहीं लग रहा है कि गलत है। चल लिखिएगा। अरे यार रुक जाइए 1 सेकेंड बच्चा, टाइम दीजिएगा। अच्छा अब ठीक है। तो कार्बन के चतुर्थ संयोजक अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अभी भी देख लीजिए। कार्बन का अगर हम लोग देखें तो सर परमाणु क्रम, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक निकास करें तो 2 4। कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है और हम लोगों को पता है कि बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होंगे। तो इसकी चतुर्थ संयोजकता का भी ये कारण है कि कार्बन के इतने सारे तत्व पाए जाते हैं। क्यों? तो इसका भी आपको उत्तर मिलेगा, क्योंकि कार्बन की चतुर्थ संयोजकता है तो भाई ये ना इलेक्ट्रॉन चारों त्याग सकता है और न ही चारों इलेक्ट्रॉनों को एक साथ ग्रहण कर सकता है। नहीं कर सकता है, नहीं। तो कार्बन, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं इस टॉपिक को, तो कार्बन की चतुर्थ संयोजकता होने के कारण ये अपने ही प्रकार के तत्व जैसे हाइड्रोजन और हेलोजन, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इन सब प्रकार के तत्वों के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है। यह भी एक मूल कारण है जिसके कारण कार्बन की चतुर्थ संयोजकता पाई जाती है। क्या क्या लिखा हम लोगों ने? कार्बन की चतुर्थ संयोजकता होने के कारण कार्बन विभिन्न तत्वों के साथ जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, क्लोरीन और अन्य प्रकार के क्या कहते हैं उसको, क्लोरीन, फ्लोरीन, सभी को ग्रुप को क्या कहते हैं? हैलोजन। अन्य प्रकार के हैलोजनों के साथ, हैलोजन ही कहते हैं ना, हाँ, अन्य प्रकार के हैलोजनों के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, जिससे कि एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है। तो एक रीजन ये हो गया। दूसरा और तीसरा लास्ट है। तीसरा है विभिन्न प्रकार के बंध बनाने की प्रकृति। कार्बन क्या करता है बच्चों? विभिन्न प्रकार के बंध बनाता है। सर विभिन्न प्रकार के बंध कैसा? एकल बंध, दो बंध, जिसे हम कहते हैं ना एकल बंध और द्वितीय बंध और तृतीय बंध, तीनों प्रकार के बंध बनाता है। ठीक है, कितने प्रकार के बंध बनाता है? एकल मतलब एक बंध ही बनाता है, द्विबंध भी बनाता है और त्रिबंध भी बनाता है। चलिए तो हेडिंग डाल लीजिएगा, बहुल बंध बनाने की, ये लास्ट है, प्रकृति। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कार्बन के इतने सारे परमाणु क्यों पाए जाते हैं, तो आप यही तीनों बताएंगे। ठीक है, इसमें लिखिएगा कि कार्बन के छोटे आकार होने के कारण, कार्बन के छोटे आकार होने के कारण ये एकल बंध, द्विबंध तथा त्रिबंध, या डायरेक्ट लिखिए यह बहुल बंध बनाता है, जिसमें यह एकल, या डायरेक्ट थोड़ा सा बड़ा लगेगा ना, कार्बन की छोटे आकार होने के कारण ये एकल बंध, बहुबंध, द्विबंध तथा त्रिबंध भी बनाता है। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के साथ एकल बंध बनाता है, ऑक्सीजन जैसे परमाणुओं के साथ द्विबंध बनाता है और नाइट्रोजन जैसे तत्व परमाणुओं के साथ त्रिबंध भी बनाता है। ये भी एक कारण है जिसके कारण कार्बन के अत्यधिक यौगिक पाए जाते हैं। क्योंकि भाई ये देख रहे हैं आप 3 प्रकार के बंध बना पा रहा है, एकल भी, द्वि भी और त्रि भी और सहसंयोजक भी बना रहा है। चलिए, तो तीनों प्रकार के ये बंध बना रहा है। तो ये हो गई कार्बन की सर्वमुखी प्रकृति कि भैया कार्बन के इतने सारे तत्व क्यों पाए जा रहे थे, तो इसके कारण पाए जा रहे थे, ये रीजन था। समझ में आया कि नहीं आया? जी सर बिल्कुल समझ में आया। चलिए इसको अब लिख लीजिए आप लोग अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब बच्चों हम लोग इंटर कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे हम लोग 1 2 3 लेक्चर बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के यौगिक, हाइड्रोकार्बन अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। और उसके बाद से जो हम लोग पढ़ेंगे, इस लेक्चर में मैं हाइड्रोकार्बन से पहले तक पढ़ाऊंगा, अगले लेक्चर से हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और कुछ दिन हाइड्रोकार्बन पढ़ने के बाद फिर हम लोग हाइड्रोकार्बन का नामकरण पढ़ेंगे, जिसे हम IUPAC नोमेनक्लेचर यानी कि IUPAC नामकरण कहते हैं। वो उससे 2 नंबर का सवाल आपके पेपर में हर एक वर्ष आता है, मतलब IUPAC नाम लिखने का। कभी कभी 2 नंबर का ना देके 1 नंबर का देता है, लेकिन 1 नंबर तो फिक्स ही है, लेकिन अधिकतर चांसेस रहते हैं कि 2 नंबर का आ जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा।
चलिए, कार्बन यौगिक का जैव शक्ति एक सिद्धांत आया था, पहले हेडिंग डाल दो फिर बताऊंगा। कार्बनिक यौगिक का जैव, कार्बनिक यौगिक डाल दीजिए, उसका असर डाल दीजिए जैसे जैव शक्ति सिद्धांत। देखिए, इसके बारे में जो अभी बोलूंगा वही लिखिएगा, ये मत लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए, फ्रांस के एक वैज्ञानिक जो कि नाम था शायद उनका बर्जीलियस, हाँ यही था, ठीक है, शायद यही था। फ्रांस के वैज्ञानिक जो बर्जीलियस थे, उन्होंने बताया कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उन्हें जीव जंतुओं से ही प्राप्त किया जा सकता है। जिसे हम लोग जो कार्बनिक यौगिक हैं उन्हें जीव जंतु से, मतलब हमसे, मच्छर से और बकरी, बैल, घोड़ा, हाथी, जितने भी जीव जंतु हैं बस उन्हीं से प्राप्त किया जा सकता है। उनका कहना था कि कार्बनिक यौगिकों को केवल जीव जंतुओं से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस सिद्धांत को जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बनिक यौगिकों को केवल जैव शक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस सिद्धांत को हम लोग जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। लिख लीजिएगा कि जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों को केवल जीव जंतुओं से ही प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने भाई बताया कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उनको बस जीव जंतु से ही मिलेंगे और वो कहीं से मिलने वाले हैं नहीं। ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इन्होंने बताया था जब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के समय में तो हम कुछ भी डेवलप कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। जी सर, बात तो सही। अरे भाई, कुछ भी देख रहे हो बना दिया जा रहा है ना, कुछ भी बना दिया जा रहा है। तो ये बनाना, कार्बनिक यौगिक बनाना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात होगी नहीं सर। तो इनका सिद्धांत क्या होगा? अंत हो जाएगा। तो लिखिएगा कार्बनिक यौगिकों के जैव शक्ति सिद्धांत का अंत, ठीक है। इनके अनुसार क्या था कि जो कार्बनिक यौगिक है उन्हें बस जीव जंतुओं से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए, इन्होंने कौन बताया था ये? तो ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, बर्जीलियस, ठीक है। अब इसको तोड़ा कहाँ के वैज्ञानिक ने? तो इसको तोड़ा था बच्चों जर्मन के वैज्ञानिक ने, फ्रेडरिक वेल नाम था शायद उनका, हाँ फ्रेडरिक वेलर, ऐसा ही कुछ नाम था। तो जैव शक्ति सिद्धांत का अंत, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत कब अंत हुआ? तो देखिए, फ्रांस के वैज्ञानिक ने बताया था जैव शक्ति सिद्धांत। अब तोड़ा इसको किसने? तोड़ने वाले थे जर्मनी के वैज्ञानिक, नाम क्या था? फ्रेडरिक वेलर। और इन्होंने कब तोड़ा सर? तो फ्रेडरिक वेलर ने बच्चों तोड़ा 1882 ईस्वी में। फ्रेडरिक वेलर ने 1882 ईस्वी में इसे तोड़ा। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुकल्पीय में, ध्यान रखिएगा। तो लिख लीजिएगा यहाँ से, फ्रांस के वैज्ञानिक, नहीं इसको मत लिखिए, फ्रेडरिक वेलर ने, फ्रेडरिक वेलर ही नाम था मुझे जहाँ तक सही है, नहीं तो थोड़ा सा मुझे नाम नहीं याद आ रहा है बच्चों क्लियर, इसलिए थोड़ी सी समस्याएं हो रही है। फ्रेडरिक वेलर ही था, लिख लीजिए फ्रेडरिक वेलर ही था, यही था, लिखिए। चलिए, ये तो जर्मनी के थे, ये तो याद है। चलिए एक बार चेक कर लीजिएगा, जर्मनी के वैज्ञानिक, अच्छा लिखिए आप लोग खुद नोट्स बना लीजिए, मैं क्या लिखूं। जर्मनी के वैज्ञानिक फ्रेडरिक वेलर ने 1882 ईस्वी में ये बताया, 1882 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जर्मनी के वैज्ञानिक फ्रेडरिक वेलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में अमोनियम साइनाइड बच्चों, अमोनियम साइनाइड लिखिए, अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया बनाया। अमोनियम साइनाइड गर्म करके यूरिया बनाया, और इसी के साथ जो ये सिद्धांत था जैव शक्ति सिद्धांत, इसका अंत हो गया। क्यों अंत हो गया? ये सिद्धांत कहता था भाई कार्बनिक यौगिक को बस जीव जंतु से ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अमोनिया आकस्मिक बनाया था, मतलब अचानक बन गया था। उन्होंने जो अमोनिया बनाया वो क्या था? कार्बनिक यौगिक था, और इनका कहना था जीव जंतु से बनता है, तो भैया उन्होंने बना दिया। तो लिख लीजिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जर्मनी के वैज्ञानिक फ्रेडरिक वेलर ने 1882 ईस्वी में प्रयोगशाला में सर्वप्रथम अमोनियम
अमोनियम, अमोनियम साइनाइड नहीं, अमोनियम साइनाइड नहीं है यार, कहाँ से अमोनियम साइनाइड बोल रहे हो? अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट को गर्म करके, अमोनियम साइनेट को गर्म करके, अमोनियम साइनेट को गर्म करके क्या बनाया? यूरिया बनाया। साइनेट ने यूरिया बनाया। चलिए, अमोनियम साइनेट को गर्म किया था और यूरिया बनाया था। तो देखिए यहाँ से एक प्रश्न आता है जो मैं लिख भी देता हूँ। पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कौन सा तत्व बना था? कौन सा कार्बनिक यौगिक बना था? यौगिक बना था। तो आपका आंसर आएगा बच्चों यूरिया। फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, NH2CO NH2। अब देखिए इनका ये प्रयोगशाला में जो इन्होंने यूरिया बनाया था उसका रिएक्शन भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, उसका रिएक्शन भी बच्चों आप लोगों से पूछा जाता है। तो रिएक्शन भी हम लोग करके दिखाएंगे, ठीक है, नहीं दिखाएंगे तो फिर चीज़ें दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग लेंगे अमोनियम सल्फेट NH4, NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस KCNO, ठीक है, क्या ले लिया हम लोगों ने? KCNO यानी कि पोटेशियम साइनेट। अब इसको जब हम लोग बच्चों हीट करते हैं तो हम लोग को मिलेगा अमोनियम साइनेट NH4, अमोनियम साइनेट मिलेगा और K2SO4 बाहर निकल जाएगा प्लस। अब इस अमोनियम साइनेट को उन्होंने लिया और गर्म कर दिया। मिला क्या सर हम लोगों को? मिला NH2 यानी कि यूरिया, CONH2, ये यूरिया उन्हें मिला, ये यूरिया उन्हें मिल गया बच्चों, यही है आपका यूरिया। ये प्रयोग उन्होंने किया था। तो ये प्रयोग पूछा भी जाता है, ये प्रयोग पूछा भी जाता है भैया, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ से लिख लीजिएगा। तो एक आधुनिक अवधारणा दी गई कि जो तत्व जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक, जो कार्बन के तत्व जीव जंतुओं से, लिख लीजिएगा भैया, जो कार्बन के, देखिए फिर कार्बन यौगिक को दो भागों में बांट दिया, कार्बनिक यौगिक को फिर दो भागों में बांट दिया। चलिए, तो अब दो भागों में बढ़ गया कार्बनिक यौगिक। पहला क्या था सर? पहला आपका आया अकार्बनिक, अरे यार यौगिक, बस कार्बन की यौगिक को दो भागों में बांटो यार, ठीक है, पहला अकार्बनिक, और दूसरा क्या हो गया? अकार्बनिक कार्बनिक यौगिक। अच्छा एक बात याद रखिएगा, एक तत्व के ही बनने से, यूरिया के बस बनने से जैव शक्ति सिद्धांत खत्म नहीं होता। उसके बाद साइंटिस्टों ने बहुत सारे तत्व बनाए थे, ठीक है, बहुत सारे तत्व बनाए, क्योंकि एक रहता है तो उसको अपवाद मान लेते, बहुत सारे बने, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे तत्व बनाए गए, उसके आगे भी लीजिएगा। इसके बाद प्रयोगशाला में साइंटिस्टों ने बहुत सारे तत्व बनाए। यहाँ पे देखिए कार्बनिक यौगिक क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जो जीव जंतु से प्राप्त नहीं होते हैं उन्हें अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक वे कार्बनिक यौगिक जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ना, अब आगे पढ़ना है। अब हम लोगों को पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बता देता हूँ, लिख लीजिएगा। अधिकांशतः, एक सेकेंड यार, ये बार बार फैला हुआ था, मुझे डर था कि ये गिर जाएगा, ये गिर ही गया। चलिए देखिएगा, अधिकांशतः जो कार्बनिक यौगिक होते हैं
अधिकांशतः जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं। अधिकांशतः, अधिकतर की बात होती है, उनमें और भी सारे तत्व जुड़े होते हैं, लेकिन अधिकतर कार्बन तथा हाइड्रोजन होते हैं। ऐसे तत्व, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या अत्यधिक होती है, अधिकांश मात्रा में कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, लिख लीजिएगा, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और देखिए, हमने प्रयोग में देखा है कि अधिकांश जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर बने होते हैं। और वे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन ये सारे जुड़े होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहते हैं। तो इतना लिखिए, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और अगर उनमें क्लोरीन, फ्लोरीन जुड़ा तो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहते हैं। अब देखिए, हमने अभी बोला आपसे, अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बना वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, और अगर उसमें क्लोरीन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के क्या कहते हैं? व्युत्पन्न। इसको अब हम लोग बहुत गहराई से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में तो बस हम लोगों ने इसका डिफिनीशन जान लिया, इसको बहुत गहराई से पढ़ना है हाइड्रोकार्बन को। अब ये सब खत्म, अब आप आएंगे बस पढ़ेंगे मेनली ये, इसी में नाम लिखना, परिचय लिखना, ये सारी चीज़ें अब हम लोगों को पढ़ना है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। तो चलिए बच्चों, आज की बस इतना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक क्लास को करते रहिए। थैंक यू बच्चों।